लेखक के अनुसार जिन दिनों उसके भ्राता बलराज सेवाग्राम में नई तालीमा पत्रिका में कार्य करते थे, वे उनके समीप कुछ दिन बिताने के लिए आया। यह 1938 का समय था, जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। लेखक वर्धा स्टेशन से घोड़ा तांगा करके पहुंचा। दोनों भाई देर रात बातें करते रहे। भाई ने उसे बताया, गांधी जी सुबह 7 बजे टहलने निकलते हैं, किंतु लेखक उनसे एकांत में मिलने संकुच रहा था। अगली सुबह ठीक 7 बजे गांधी जी को देखकर लेखक खिल उठा, किंतु लेखक और उसका भाई जब बाहर आए तो गांधी जी व अन्य लोग दूर जा चुके थे। फिर भी वे तेजी से चलते हुए गांधी जी से जा मिले और भाई ने उनसे लेखक का परिचय कराया। गांधी जी हंसकर बोले, इसे भी घेर लिया और मुस्कुराकर लेखक की ओर देखा। लेखक दर्शाता है कि उसने गांधी जी के साथ चलते चलते डॉक्टर सुशीला नायर और महादेव देसाई को पहचान लिया। हिम्मत करके लेखक ने गांधी जी से कहा, आप बहुत समय पहले रावलपिंडी आए थे। गांधी जी रुककर आंखों में चमक लाते हुए मुस्कुराकर बोले, उन्हें याद है, वो कोहाटा से रावलपिंडी आए थे। फिर उन्होंने वहाँ के मुस्लिम बैरिस्टर मिस्टर जॉन के बारे में लेखक से पूछा। महादेव देसाई भी कोहाटा और रावलपिंडी का नाम सुनकर अपनी यादों को शब्दों में कहने लगे और आश्रम के फाटक तक सुनते रहे। लेखक को जब रास्ते में गांधी जी मिले तो लेखक ने उनसे रावलपिंडी का जिक्र किया। गांधी जी को रावलपिंडी का नाम सुनते ही अपने अतीत का स्मरण हो गया। वे कहने लगे, उस समय जब रावलपिंडी गए थे तो वे तो कितना कार्य कर लेते थे, कभी थकते ही नहीं थे। सैर करते समय पीछे पीछे महादेव देसाई भी आ रहे। उन्होंने भी रावलपिंडी का नाम सुनते ही सब कुछ याद आ गया और अपनी पुरानी बातें बताने लगे। पूरी सैर के दौरान वे अपनी बातें बताते रहे। जब लेखक सेवाग्राम में गया तो उसने देखा कि जापानी लोग अभी गांधी जी के शिष्य हैं। एक जापानी भिक्षुक के बारे में वे बताते हैं कि एक जापानी भिक्षुक अपने चीवर वस्त्रों में आश्रम के चारों तरफ परिक्रमा करता और अपना वाग बजाता हुआ आगे बढ़ जाता था। यह पूरा 1 मील का चक्कर था, परंतु अपनी मस्ती में वे मन के उत्तम भावों को संजोए हुए वे आश्रम के इर्द गिर्द परिक्रमा बड़ी ही तन्मयता से करता था। लेखक सेवाग्राम में 3 सप्ताह रहा और आमतौर पर गांधी जी की टोली के साथ जाता। सैया की प्रार्थना सभा में पालथी करके बैठी कस्तूरबा उसे अपनी माँ जैसी लगती थी। एक जापानी बौद्ध भिक्षुक भी आश्रम की परिक्रमा करता और बड़े ही सद्भाव से गांधी जी को प्रणाम कर प्रार्थना सभा में विराजता। वहीं पर लेखक को अंग्रेजी की कैद से हथकड़ी के साथ ही रेल से कूद कर भागे बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीरा बेना, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे देशभक्त देखने को मिले। एक दिन लेखक को दोपहर में घूमते हुए एक पुकार सुनाई दी, मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ। 15 वर्षीय एक लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था। किसी ने कहा, बापू मीटिंग में हैं, नहीं आ सकते। तभी गांधी जी वहां आ गए और बोले, तू ज़्यादा ईख भी क्या है, तू तो पागल है। गांधी जी उसे उल्टी करवा कर हंसते हुए चले गए। लड़के का पेट हल्का हो गया। वहीं सड़क किनारे कुटिया में गांधी जी एक तबीयतिक मरीज का तबीयत रोज पूछने आ जाते थे। उसका इलाज उन्हीं की देखरेख में चल रहा था। लेखक दर्शाते हैं, 1938 के दौर में ही पंडित नेहरू का कश्मीर यात्रा में जोरदार स्वागत था। पूरे श्रीनगर में शेख अब्दुल के नेतृत्व में उनकी शोभा यात्रा का हजारों कश्मीरी स्वागत कर रहे थे।
वहाँ नेहरू जी लेक के फुफेरे भाई के बगल में बैठे थे। लेखक भी वहाँ उनकी देखभाल में हाथ बटाने पहुँचा था। शाम के खाने पर उसे पंडित नेहरू के पास से देखने व उनकी बातें सुनने का मौका मिलता। एक दिन खाने की मेज़ पर शेख अब्दुल गफ़ार खान, रामेश्वरी नेहरू और उनके पिता में धर्म की बहस के बीच नेहरू जी और रामेश्वरी नेहरू में बहस छिड़ गई। तब नेहरू जी ने फ्रांसीसी लेखक अनातोले फ्रांस की लिखी एक दर्द भरी कहानी सबको सुनाई। नेहरू जी धर्म का उपदेश देते समय अपने मित्रों को अनातोले द्वारा लिखित एक गरीब बाजीगर की कहानी सुनाने लगे कि क्रिसमस के पर्व पर गिरजाघर में सब लोग अलग अलग उपहार माता मरियम के लिए ले जा रहे थे, परंतु गरीब नट के पास कुछ भी नहीं था। उसके मन में अचानक एक विचार आया कि वह माता मरियम को भेंट स्वरूप तो कुछ नहीं दे सकता, परंतु माता मरियम को अपने कर्तव्य दिखाकर प्रार्थना कर सकता है। यही कर्तव्य ही उसके पास अमूल्य भेंट थी जो वह माता मरियम को दे सकता था। उसने सच मंचे पवित्र हृदय से ही कर्तव्य ही माता मरियम को भेंट में देने का निश्चय किया। लेखक कहता है कि नट क्रिसमस के पर्व पर माता मरियम को अपने कर्तव्य दिखाकर प्रार्थना करना चाहता है। कर्तव्य दिखाने हेतु खाली गिरजा में चुपके से अंदर जाकर पूरे उत्साह से अपने कर्तव्य दिखाने लगता है और हांफने लगता है कि अचानक उसके हांफने की आवाज़ पादरी के कानों में पड़ जाती है। आग बबूला होकर पादरी नट की तरफ बढ़ता है कि लात जमाकर उसे गिरजे से बाहर निकाल देते। लेखक के अनुसार नेहरू जी ऊपर के कमरे में रुके थे। एक रात देर तक वे चिट्ठियां लिखवाते रहे। पास वाले कमरे से प्रातः जब लेखक उठकर नीचे जा रहा था तो उसने नेहरू जी को फर्श पर चकराते देखा। लेखक नीचे आकर अखबार पढ़ने लगा। तभी नेहरू जी वहां आए। लेखक को एक हरकत सूझी कि नेहरू जी अखबार मांगेंगे तभी वह उन्हें देगा और इसी बहाने उनसे कुछ बात होगी, पर नेहरू जी कुछ नहीं बोले। लेखक के पाँव कांपने लगे। थोड़ी देर बाद नेहरू जी ने धीरे से अखबार मांगा तो लेखक ने शर्मिंदगी उठाते हुए उन्हें अखबार दिया। लेखक के अनुसार वह अफ्रो एशिया लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री था और टूनेशिया में संघ के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचा। वहां अन्य भारतीय लेखक भी थे। वहीं पर लेखक संघ की पत्रिका लोटेस का कार्यालय था, जिसके संपादक फैज़ अहमद फैज़ का कुछ समय पहले देहांत हुआ था। टूनेशिया में फ़िलिस्तीनी अस्थायी सरकार की राजधानी थी। यासेर अराफ़ात यहाँ के प्रमुख थे। एक दिन लेखक को लोट्स के संपादक ने अस्थायी सरकार की ओर से राजधानी में आमंत्रित किया। जब लेखक पत्नी के साथ वहां पहुंचा तो स्वयं यासेर अराफ़ात उन्हें अंदर लेकर गए। वहां उन्हें भोजन पर बुलाया गया था, जहां 20 एक अधिकारी और फ़िलिस्तीनी लेखक उनसे बड़े अपनेपन से मिले। लेखक कहते हैं कि बड़े कमरे में खाने की लंबी मेज पर बड़ा सा भुना बकरा रखा था और चाय का प्रबंध था। अराफ़ात उनके साथ बैठे थे। बातचीत शुरू हुई और भारत की सहानुभूति व समर्थन की बात के बीच जब लेखक ने गांधी जी की चर्चा की तो अराफ़ात ने कहा कि वे आपको ही नहीं हमारे भी नेता थे और उतने ही आदरणीय थे। बातचीत के दौरान अराफ़ात उन्हें फल छीलकर खिला रहे थे और शहद की चाय पिलाते हुए अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा, अनथक हवाई यात्राओं आदि के बारे में कर रहे थे। भोजन से पहले लेखक अंदाजे से गुसलखाने में गया और जब बाहर निकला तो देखा कि अराफ़ात हाथ में तौलिया लिए खड़े हैं। लेखक की चेप का अंत नहीं था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।